अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमने स्टार्ट करना है इको 401 का लेसन नंबर 7। ये हमारा लेसन नंबर 6 था जो कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में सोल्व किया था। इससे मैक्सिमम मैंने आपको बताया था कि 10 से 12 MCQs आपके बन सकते हैं, तो आपने इस लेसन को स्किप नहीं करना, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। आज का जो लेसन नंबर 7 है इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है, जस्ट ये जो फर्स्ट वाले हैं इन्हीं से आपके MCQs बन सकते हैं। बाकी जितने भी नीचे वाले टॉपिक्स हैं इनको जस्ट आप कॉन्सेप्ट के लिए देख लें, अदरवाइज़ ये आपके पेपर के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इसमें हमारे पास टॉपिक है वो है इन इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक डिमांड को हम अपनी लास्ट वीडियो में बहुत ज़्यादा डिटेल में देख चुके हैं कि इन इलास्टिक डिमांड क्या होता है। ये जो ई होता है मैंने आपको बताया था कि ये होती है इलास्टिसिटी को शो करता है, और इन इलास्टिक डिमांड में ये 1 से लेस देन और 0 से ग्रेटर होते हैं, मतलब 1 और 0 के दरमियान में होती है इन इलास्टिक डिमांड। अब इस केस में भी हम देखेंगे प्राइस जब इंक्रीज़ होती है और प्राइस जब डिक्रीज़ होती है तब क्या होता है। फिर इसी तरह हम लोग इलास्टिक डिमांड में देखेंगे प्राइस राइज हो तो क्या होता है, प्राइस फॉल्स हो तो क्या होता है। बिल्कुल इस तरह हम यूनिट इलास्टिक डिमांड में देखेंगे। यूनिट इलास्टिक डिमांड ऐसी होती है जिसमें हमारे पास इलास्टिसिटी 1 के इक्वल होती है। तो ये चीज़ भी आपसे MCQs में पूछ सकते हैं कि यूनिट इलास्टिक डिमांड में इलास्टिसिटी किसके इक्वल होती है। इलास्टिक डिमांड में 1 से ग्रेटर होती है और इन इलास्टिक डिमांड में 0 और 1 के बिटवीन होती है। तो ये जो आपने इलास्टिसिटी ना इनको भी याद रखना है। फिर आपने इन सब के आगे 2 केसेस बन रहे हैं। एक केस है कि प्राइस जब इंक्रीज़ हो तब इसमें क्या चेंज आएगा, और एक है जब प्राइस फॉल हो तब क्या चेंज आएगा। ये हम तीनों में अभी देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्राइस राइज। जब भी प्राइस इंक्रीज़ होती है, आपको पता है कि जब भी प्राइस इंक्रीज़ होती है क्वांटिटी डिक्रीज़ होती है। ये बात हम बहुत जो स्टार्ट वाले लेसन थे उनमें ये चीज़ हम लोग बहुत डिटेल में देख चुके हैं कि जब भी प्राइस इंक्रीज़ होती है किसी भी प्रोडक्ट की तो उसकी जो क्वांटिटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, अब ये चीज़ आपने याद रखनी है कि इन इलास्टिक डिमांड में चेंज इन पी परसेंटेज चेंज इन प्राइस ये ग्रेटर होती है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी से। सही है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। इसमें ये इन इलास्टिक डिमांड में प्राइस चेंज इन प्राइस ग्रेटर होता है चेंज इन क्यू से। जब हम इलास्टिक में देखेंगे ना तब हम देखेंगे कि ये जो चेंज इन क्यू है ये ग्रेटर होगा चेंज इन प्राइस से। और जब हम यूनिट में आएंगे, यूनिट इलास्टिक डिमांड में आएंगे, तब हम इन दोनों को इक्वल रखेंगे। परसेंटेज चेंज इन प्राइस इक्वल होगा परसेंटेज चेंज इन। तो अब देखें प्राइस राइस है, उसके हम प्राइस इंक्रीज़ की हमने बात की है। जब प्राइस इंक्रीज़ होगी ऑटोमेटिकली क्यू जो होगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा। और हम ये देख चुके हैं कि हम इन इलास्टिक डिमांड की बात कर रहे हैं और इन इलास्टिक डिमांड में चेंज इन पी ज़्यादा होता है। तो जब हम ये TR भी मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि टोटल रेवेन्यू ये इक्वल होता है P क्रॉस Q, कि हम P की वैल्यू और Q की वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारे पास आता है टोटल रेवेन्यू। अब इसमें देखिए जब P इंक्रीज चेंज इन P ग्रेटर है तो मतलब P इंक्रीज़ भी हो रहा है और चेंज इन P ग्रेटर भी है। तो अब जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल रेवेन्यू भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। क्योंकि P इंक्रीज़ हो रहा है ना, तो P को जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे मज़ीद इंक्रीज़ हो जाएगा, तो टोटल रेवेन्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है। वो आपसे MCQ में पूछेंगे इन इलास्टिक डिमांड में जब प्राइस इंक्रीज़ होती है तो टोटल रेवेन्यू भी क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। सिर्फ आपने ये बात याद रखनी है। फिर प्राइस फॉल्स पे आ जाते हैं। प्राइस फॉल्स में है कि जब P डिक्रीज़ होगा, जब प्राइस डिक्रीज़ होगी तो Q क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। अब हमारे पास जो कंडीशन होती है इन इलास्टिक डिमांड में वो ये वाली कंडीशन होती है। ये मैंने अभी ऊपर बताई कि चेंज इन P जो होता है ग्रेटर होता है चेंज इन Q के, तो हम P को ही देखेंगे। जब P डिक्रीज़ हो रहा है तो आपके पास टोटल रेवेन्यू भी क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। सिंपल। अगर आपको इस चीज़ की नहीं भी समझ आई, कॉन्सेप्ट की नहीं समझ आई, तो आपने ये चीज़ बस याद रखनी है। प्राइस इंक्रीज़ होगी तो टोटल रेवेन्यू भी इंक्रीज़ होगा, प्राइस डिक्रीज़ होगी तो टोटल रेवेन्यू भी डिक्रीज़ होगा। किस केस में, इन इलास्टिक डिमांड के केस में। आपने ये 2 यहाँ से आपके MCQs बन सकते हैं, ये आपने याद रखना है। इलास्टिक डिमांड में आ जाते हैं। इलास्टिक डिमांड में याद रखिएगा चेंज इन Q ग्रेटर होता है, चेंज इन P स्मॉलर होता है। तो जब भी हम टोटल रेवेन्यू को देखेंगे उसमें हम Q को देखेंगे, Q इंक्रीज। तो इलास्टिक डिमांड में अपने ये चीज़ याद रखनी है, हम Q को फॉलो करेंगे। यहाँ हमने इन इलास्टिक डिमांड में P को फॉलो किया था। जब हमने P को इंक्रीज़ किया टोटल रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ, जब हमने प्राइस को डिक्रीज़ किया टोटल रेवेन्यू डिक्रीज़ हो गया। अब इसी तरह इलास्टिक डिमांड में जिसमें हमारे पास ये ग्रेटर देन 1 होता है, इसमें जब प्राइस राइस होगी Q डिक्रीज़ होगा, और जब Q डिक्रीज़ होगा तो टोटल रेवेन्यू भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज़। ये मैंने डिक्रीज़ जो एरो मैंने नीचे को बनाया डिक्रीज़ को शो कर रहा है। प्राइस इंक्रीज़ होगी तो Q डिक्रीज़ होगा, Q डिक्रीज़ होगा तो टोटल रेवेन्यू डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि हमने इस केस में Q को फॉलो करना है। फिर प्राइस फॉल होगी तो Q इंक्रीज़ होगा, Q इंक्रीज़ होगा तो टोटल रेवेन्यू इंक्रीज़ होगा। ठीक है, इसमें Q को फॉलो करना है और इसमें इन इलास्टिक में P को फॉलो करना है। इसमें प्राइस इंक्रीज़ होने से ये भी इंक्रीज़ होगा, प्राइस डिक्रीज़ होने से ये डिक्रीज़ होगा। इलास्टिक में प्राइस इंक्रीज़ होने से ये डिक्रीज़ होगा, प्राइस डिक्रीज़ होने से ये इंक्रीज़ होगा।
होगा। यूनिट इलास्टिक डिमांड, प्राइस इंक्रीज हो, प्राइस डिक्रीज हो, क्यू इंक्रीज हो, क्यू डिक्रीज हो, क्योंकि इस केस में हमारे पास चेंज इन पी इज इक्वल टू चेंज इन क्यू होता है। इक्वल का साइन आ जाता है, तो प्राइस इंक्रीज हो या डिक्रीज हो तो आपके पास टोटल रेवेन्यू जो होता है वो अनचेंज रहता है। क्या रहता है? अनचेंज। इन दोनों केसेस में यूनिट इलास्टिक डिमांड में प्राइस राइज हो, प्राइस फॉल हो, तो ये क्या होता है? अनचेंज ही रहता है। और इसमें इलास्टिसिटी हमारे पास 1 के इक्वल होती है। ये चीज़ आपने याद रखना है। एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है यहाँ पे, कर्व फॉर यूनिटरी, जो यूनिटरी डिमांड कर्व जो होती है ना, यूनिटरी डिमांड कर्व, उसके लिए यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कर्व जो होती है ना, उसके लिए जो आपके पास कर्व होती है वो हाइपरबोला होती है। ठीक है, ये हाइपरबोला आपने याद रखना है, ये आपके पेपर में पूछेंगे कि जो इलास्टिक डिमांड कर्व होती है, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कर्व, वो क्या होती है? वो हाइपरबोला होती है। एक और एमसीक्यूज यहाँ पे आपने इसको साथ साथ नोट करना है। उसके बाद है जी डिटर्मिनेंट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको सिर्फ हम देख लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के डिटर्मिनेंट्स कौन से होते हैं? डिमांड मतलब कि डिमांड किन चीज़ों पर वो करती है, इसके डिटर्मिनेंट्स कौन से होते हैं, किन की वजह से डिमांड जो है वो इंक्रीज़ होती है और किस वजह से डिमांड जो डिक्रीज़ हो जाती है। जब हम सब्स्टिट्यूट को इंक्रीज़ कर देते हैं, नंबर ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट विद इन द मार्केट की, सब्स्टिट्यूट के बारे में मैंने आपको बताया था, जब एक चीज़ एक्सपेंसिव हो जाए तो बिल्कुल उसी चीज़ के अकॉर्डिंग एक और चीज़ मौजूद है जिसकी प्राइस कम हो तो लोग उसकी तरफ चले जाते हैं। तो इसके लिए आप टी या कॉफ़ी की एग्जांपल आप ले लें, क्योंकि अगर आप लोग चाय में जो चीज़ें प्रोडक्ट्स यूज़ होती हैं, अगर उनकी प्राइस इंक्रीज़ हो गई तो लोग कॉफ़ी की तरफ चले जाते हैं। अगर 2 फ्रूट्स हैं, एक बनाना है एक एप्पल है, अगर एप्पल की जो प्राइस है वो ज़्यादा हो रही है तो लोग बनाना की तरफ चले जाते हैं, उसकी प्राइस कम है, तो इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूट। तो डिमांड पर जो सब्स्टिट्यूट होते हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। इनकम स्पेंट ऑन गुड, आप जो चीज़ बना रहे हैं, आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, उन पर कितनी इनकम आप खर्च कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा डिमांड पर मैटर करती है कि जितनी ज़्यादा आप इनकम उस पर खर्च करेंगे उतनी ही ज़्यादा प्राइस में आप वो सेल करेंगे तो इसकी डिमांड कम होगी, क्योंकि आप प्राइस को ज़्यादा कर देंगे तो लोग जिसकी प्राइस ज़्यादा है उसकी तरफ कम ही आते हैं। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड बहुत मैटर करता है कि आप एक चीज़ को बनाने में कितना टाइम ले रहे हैं। जितना ज़्यादा आप टाइम लेंगे उतनी ज़्यादा आप अच्छी वो चीज़ बनाएंगे, तो ये चीज़ भी डिमांड पर बहुत ज़्यादा मैटर करती है। 3 चीज़ें जो हैं ये डिमांड के क्या होते हैं? डिटर्मिनेंट्स होती हैं। उसके बाद है जी इफेक्ट ऑन एडवांटेज ऑफ डिमांड कर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के लिए ये होता है कि प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी, ये मैंने नीचे इसका जो है ना मैंने नीचे बनाया हुआ, ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ये होता है कि मतलब सप्लाई पर कितना वो मैटर करता है, इलास्टिसिटी सप्लाई पर क्या मैटर करती है और इसके कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स होते हैं। इसके सिर्फ 2 ही डिटर्मिनेंट होते हैं, एक टाइम और एक प्राइस, कि आप जो चीज़ आपने सप्लाई करनी है, जो चीज़ आपने कस्टमर को देनी है, आप उसको बनाने के लिए टाइम कितना ज़्यादा ले रहे हैं। क्योंकि जितने आप ज़्यादा आप टाइम लेंगे ना, एक चीज़ आप उनको 2 दिनों में चाहिए और आप उस चीज़ को बनाने के लिए 3 दिन लगा रहे हैं, तो आपको सोचें कि इससे आपके पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, आपका अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा कस्टमर के ऊपर। तो सप्लाई में एक टाइम बहुत मैटर करता है और एक प्राइस बहुत मैटर करती है कि इस चीज़ की प्राइस कितनी है। प्राइस देखकर ही लोग जो है वो चीज़ खरीदते हैं। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे ये मैंने ग्राफ बनाया है, इस चीज़ को आपने याद रखना है। ये वाली सीधी लाइन जो यहाँ से होकर ऊपर को जाती है ना, ये होती है यूनिटरी इलास्टिक जो सप्लाई कर्व होती है। ठीक है, यूनिटरी सप्लाई कर्व, CSC का मतलब है सप्लाई कर्व। ये जो यहाँ से होकर जाती है यूनिटरी सप्लाई कर्व होती है, जो यहाँ से यहाँ की तरफ जाती है ये इलास्टिक सप्लाई कर्व होती है, और जो यहाँ से यहाँ की तरफ जाती है इन इलास्टिक सप्लाई कर्व होती है। अगर वो आपसे MCQs में इस तरह का कोई बना के पूछ भी लें तो आपने पता नहीं है, जो ये वाली होती है ये यूनिटरी होती है, यहाँ से जो आती है इलास्टिक होती है, और यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ जाती है वो इन इलास्टिक होती है। अब मैं इस पॉइंट के बारे में बता दूँ कि एडवांटेज ऑफ डिमांड कर्व ये होता है चेंज इन स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। जब हम डिमांड कर्व की स्लोप को चेंज कर देते हैं तो वो ज़्यादा इलास्टिक हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अपने माइंड में रखना है। जब आप डिमांड कर्व की स्लोप को चेंज कर देते हैं, डिमांड कर्व की स्लोप हमने बनाई थी अपनी लास्ट वीडियो में, हमने देखा था डिमांड कर्व कौन सी होती है, सप्लाई कर्व कौन सी होती है, तो वो क्या हो जाते हैं? मोर इलास्टिक हो जाता है। इन इलास्टिक नहीं, मोर इलास्टिक पर टिक करना है आपने। फिर शिफ्ट डिमांड कर्व टू राइट, अगर हम डिमांड कर्व को राइट साइड पर शिफ्ट कर दें तो जो लोग होते हैं वो उस प्रोडक्ट को ज़्यादा खरीदना स्टार्ट कर देते हैं। बस आपने इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज़ बहुत अहम है कि अगर हम स्लोप को डिमांड कर्व की स्लोप को चेंज कर दें तो वो ज़्यादा इलास्टिक हो जाता है। फिर उसके बाद है जी हमें वो न्यूमेरिकल टाइप बना के पूछ सकते हैं। वो हमें P की वैल्यू देंगे, वो हमें Q की वैल्यू देंगे और हमसे पूछेंगे जी टोटल रेवेन्यू बताएं, तो आपने उन दोनों को मल्टीप्लाई करके बता देना है, क्योंकि जो टोटल रेवेन्यू होता है वो P मल्टीप्लाई Q के इक्वल होता है। अगर 2.5 मल्टीप्लाई 400 हो तब भी 1000 आएगा। अगर हम इसको हाफ इंक्रीज़ कर दें और इसको हाफ डिक्रीज़ कर दें, 400 का हाफ कर दें और 2.5 का डबल कर दें, तो ये 5 हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा, तो ये तब भी आंसर 1000 आएगा। इसका फिर हाफ कर दें और इसका फिर डबल कर दें, इसका 5 से 10 कर दें और इसका 200 से
100 मतलब हाफ़ कर दें ये तब भी आंसर 1000 आएगा। अब आप 10 से 20 कर दें, मज़ीद इसको डबल कर दें, इसको मज़ीद हाफ़ कर दें तब भी आंसर 1000 आएगा। इसका मज़ीद हाफ़ कर दें और इस तरह इसको भी मज़ीद हाफ़ कर दें तब भी आंसर 1000 आएगा। मीन्स के बस वो आपसे पी और क्यू की वैल्यू दे के पूछेंगे कि टोटल यानी भी बताएं तो आपने उनको मल्टीप्लाई करके बता देना है। आज की वीडियो में कुछ ज़्यादा अहम नहीं था सिवाय इन पॉइंट्स के। यहाँ से आपके एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, ये न्यूमेरिकल बन सकते हैं, इसको बस एक नज़र देख लेना और एक ये वाली जो चीज़ है ये आपके एमसीक्यूज में आ सकती है। अगर चैनल पे नहीं होते हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करके जाइएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अच्छा सा कमेंट करके जाइएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।